हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 1 सितंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1 सितंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो पूरी वीडियो आपको ध्यान से देखनी है, बहुत ज्यादा रिवीजन पॉइंट्स के साथ आज की भी वीडियो है और एंड तक देखिएगा, आपको काफी कुछ जानकारियां मिलेंगी। तो कल का रिवीजन करते हैं। सबसे पहले कल हम लोगों ने पढ़ा था कि नाश्ता योजना का विस्तार किया है अभी तमिलनाडु सरकार ने। नाश्ता योजना वहीं की योजना है, पिछली साल लॉन्च की गई थी, इस बार इसका अगला संस्करण समझ लो लॉन्च किया गया है। एनसीईआरटी ने अभी हाल ही में कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर एक चैप्टर ऐड किया है। अगस्त 2023 में वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली की मेजबानी जो है ये कनाडा ने किया है। इसके अलावा जिम्बाब्वे के एक बार फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं दूसरी बार के लिए एमरसन नांगवांगवा। और कैंडी एस्ला परहेरा ये जो है मनाया गया है अभी श्रीलंका में। अभी हाल ही में इस्कॉन के द्वारा ई लाइब्रेरी ऐप ट्रांसेंड लॉन्च किया गया है। और तमिलनाडु के तिरुपथुर जिले में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है। 50 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से भी नवाजा गया है। इसके अलावा डॉक्टर सोनाली घोष जो है ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पहली महिला फील्ड निदेशक बनाई गई हैं। और अभी जक्सा जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है, ये चंद्रयान मिशन अपना लॉन्च करने वाली थी लेकिन कैंसिल कर दी मौसम का हवाला देते हुए। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन। अब अब हम लोग बात करेंगे आज के दिन के करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं इसकी पीडीएफ और क्विज आप एमजेटी ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिलेगा। शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक कहां पर बनाया गया? तो ये बनाया गया दोस्तों हैदराबाद में। हैदराबाद में इंडिया का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया है। सोलर रूफ मतलब कि जहां पर रूफ जो होता है, छत जो होती है वो सोलर पैनल की होती है। तो सोलर पैनल वाला समझ लो साइकिलिंग एक ट्रैक है, पूरा पूरा ट्रैक है जो सोलर उससे चलेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होगा। ऊपर जो होगा ये सोलर रूफ होगा। ठीक है ना। तो ये साइकिलिंग ट्रैक है। तो इससे एक प्रकार से देखो यहाँ पर साइकिल का सिंबल भी बना है, बहुत ही खूबसूरत सा। तो एक प्रकार से संदेश देगा कि लोग हेल्थ के प्रति अवेयर हो सके और यहाँ पर आकर ट्रैकिंग कर सके साइकिलिंग की। 23 किलोमीटर का ये ट्रैक बनाया गया है। इसका नाम है हेल्थ वे। क्या नाम है? हेल्थ वे। ऐसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन में अगर बात करें तो अभी पंजाब राज्य सरकार ने राइट टू वॉक पॉलिसी लॉन्च की थी। ये लॉन्च करने वाला पंजाब गवर्नमेंट पहला राज्य बना था। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड है, ये भी साइकिल से रिलेटेड दोनों चीजें हैं। अच्छा, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। तो हैदराबाद से या कहें तेलंगाना से रिलेटेड जो पिछले दिनों में क्वेश्चन आए हैं चर्चे में, उनका रिवीजन कर लेते हैं क्विकली। अभी दोस्तों अगर आपको याद हो, कृषि डेटा एक्सचेंज यानी एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क यानी एग्रीकल्चर डेटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, ये जो है लॉन्च किया गया तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा। इन्होंने गृह लक्ष्मी योजना भी शुरू की। ये आवासीय योजना है। आवासीय योजना है, सेम नाम से कर्नाटक में भी आया था योजना, लेकिन वो वित्तीय सहायता के लिए था, महिलाओं के लिए। 1000 साल पुरानी एक अद्वितीय मूर्ति कला की यहाँ पर खोज हुई है। भारत की सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड ये पाया हुआ है। ग्रीन सिटी अवार्ड भी पा चुका है हैदराबाद। ठीक है, महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल तेलंगाना राज्य सरकार ने ही शुरू की। हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला यहाँ रखी गई और अभी टोडी टैपर्स के लिए बीमा योजना यहाँ पर शुरू की गई। क्लियर। हैदराबाद में ही दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बैट है। हैदराबाद में ही मैंने आपको बताया ओपन रॉक म्यूजियम है। ओपन रॉक म्यूजियम यहाँ पर खोला गया है। ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर डॉग पार्क खोला गया है। डॉग पार्क ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है और मैंने आपको बताया सबसे बड़ा बैट जो है यहाँ पर हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा बनाया गया है। क्लियर है ना। चलिए, तो अब तेलंगाना की बात आई है तो यहाँ से स्टैटिक भी जानना बनता ही है। तेलंगाना दोस्तों 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। जब ये अलग हुआ था तब बना था 29वां राज्य। लेकिन चूंकि उसके बाद से 2019 में एक घोषणा हुई, अमित शाह जी ने कहा कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये 2 यूनियन टेरिटरी बनाए जाएंगे और जम्मू कश्मीर जो है राज्य का दर्जा अब उसका नहीं रहेगा, वो यूनियन टेरिटरी बन जाएगी। तो 2 नए यूनियन टेरिटरी आ गए, एक राज्य कम हो गया, इसीलिए टोटल 28 राज्य ही हैं। ठीक है, तो लेकिन ये अलग हुआ था 29वें राज्य के रूप में, तो अब बचे 28 राज्य। 2 जून 2014 को ये अलग हुआ था। अच्छा, चूंकि आंध्र प्रदेश के पास विधान परिषद थी तो जब ये अलग हुआ तो कहा गया कि कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, एक विधान परिषद आपके पास भी रहेगी। तो इनके पास भी विधान परिषद दी गई। सेम ऐसे ही हाई कोर्ट भी इनको दिया गया, हैदराबाद हाई कोर्ट भी ये ले गए। ठीक है, तो इसीलिए आंध्र प्रदेश में एक और नया हाई कोर्ट मिला और यहाँ पर ये दोनों ही राज्यों में विधान परिषद मिली। और मैंने आपको बताया है अभी कल की वीडियो में बताया था कि 6 राज्यों में विधान परिषद है आपके आज के टाइम पर। ठीक है, जिलों की संख्या यहाँ पर 33 है। विधानसभा में 119 सीटें, लोकसभा में 17, राज्यसभा में यहाँ से 7 सीटें जाती हैं। तेलंगाना के सीएम है के चंद्रशेखर राव,
जब 2014 में तेलंगाना अलग हुआ तब भी ये पहली बार सीएम बने, उसके बाद अगली बार जब चुनाव हुआ तो फिर से यही सीएम बने। यानी जब से तेलंगाना अलग राज्य बना है तब से यही सीएम वहां पर हैं। ठीक है, तमिलसाई सौंदरराजन जी यहाँ की गवर्नर हैं। यहाँ पर हुसैन सागर, निजाम सागर, भद्रकाली झील है, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, और इसके अलावा पेरिनीप, थंदवम, बोनालू ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। चार मीनार बहुत ही प्रसिद्ध है, आप जानते हो हैदराबाद में चार मीनार, गोलकुंडा का किला, ये सभी फेमस है, बिरला मंदिर वगैरह। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मिस इंडिया अर्थ 2023 का खिताब किसने जीता? तो मिस इंडिया अर्थ का खिताब जीत लिया है दोस्तों किसने? प्रियांश सैन ने। प्रियांश सैन जो है ये हैं राजस्थान की, और इन्होंने मिस इंडिया अर्थ जीत लिया है। ठीक है, मिस इंडिया अर्थ भी एक ब्यूटी पेजेंट होता है, ब्यूटी खिताब होता है, समझ लो। तो ये अभी ये जीत चुकी हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? जयपुर राजस्थान की रहने वाली हैं, और नर्तकी और ताइक्वांडो क्षेत्र से आती हैं। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि किस फील्ड से आती हैं या क्या प्रोफेशन है इनका। तो नई दिल्ली में ये आयोजित किया गया मिस डिवाइन ब्यूटी पेजेंट, और उसमें मिस अर्थ का इंडिया का खिताब इन्होंने जीत लिया है। अब ये कहाँ जाएंगे? ये जो मिस अर्थ जो वर्ल्ड वाला होगा ना वियतनाम में, उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करने जाएंगे। ठीक है, जो यहाँ की विजेता होती हैं वो जाती हैं वर्ल्ड लेवल पर प्रेजेंट करने, इंडिया को रिप्रेजेंट करने। ठीक है, तो ये वहां पर जाएंगे वियतनाम में। अच्छा, ऐसे ही बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस डिवाइन, ठीक है ना, और मिस यूनिवर्स वगैरह। तो यहाँ पर पूरी लिस्ट है, मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, रिवीजन कर लीजिए। प्रियांश सैनी मिस इंडिया अर्थ जीती हुई हैं 2023 का। मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जो है रिकी वेलेरी कोले ने जीता हुआ है। ये पहली ट्रांसजेंडर है, पहली ट्रांसजेंडर है, पहली ट्रांसजेंडर हैं, और न्यूजीलैंड की हैं, ये बात याद रखिएगा। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड नंदिनी गुप्ता ने जीता है। मिस यूनिवर्स 2022, अभी 2023 की घोषणा हुई नहीं है, 2022 वाला और बोनी गैब्रियल ने जीता हुआ है। मिस वर्ल्ड 2022 ये कैरोलिना बिलावस्का ने जीता है। ये दोनों सबसे बड़ा होता है, तो आप इन दोनों का नाम तो आप याद ही रखेंगे। ठीक है, मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022 सरगम कौशल ने जीता है। मिस दिवा यूनिवर्स दिविता राय ने, और मिसेज यूनिवर्स डिवाइन पल्लवी सिंह ने। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड खुशी पटेल, मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड जैस्मिन सेलबर्ग, और मिसेज इंडिया गैलेक्सी कैप्टन चाहत दलाल ने जीता हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उपयोगी है ये आपके लिए। इनमें से अगर आपको बहुत ज्यादा पूरा नहीं याद करना है, छोटे लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप ये दोनों तो याद ही रखना। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर दुनिया की पहली 100% इथेनॉल ईंधन वाली कार लॉन्च की? तो कार लॉन्च की है दोस्तों अभी हाल ही में नितिन गडकरी जी ने, जो केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं। तो इन्होंने अभी हाल ही में इसे लॉन्च किया है नई दिल्ली में। ये दुनिया की पहली 100% इथेनॉल ईंधन पर चलने वाली कार है। देखो, इथेनॉल का यूज ना हम लोग जो है बहुत ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं, और आने वाले फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा अच्छा एक प्रकार से प्रोड्यूसर होगा इथेनॉल का, और इसका यूजर भी होगा इंडिया। ठीक है, इंडिया, चाइना वगैरह ये इथेनॉल का काफी अच्छा यूज कर रहे हैं। तो एथेनॉल जो है भारत सरकार ने लक्ष्य भी रखा था, अभी मैंने आपको पीछे 10-15-20 दिन पहले ही बताया था कि E20 का लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने 2025 का। यानी कि भारत के जो भी कारें होंगी उसमें जो ईंधन यूज किया जाएगा, फ्यूल यूज किया जाएगा, उसमें E20 होगा, यानी एथेनॉल 20% उसमें एथेनॉल का यूज होगा 2025 तक, और यही 50% तक बढ़ाकर कर दिया जाएगा 2030 में। ठीक है, तो इसी टारगेट को देखते हुए इन्होंने एक कार ऐसी लॉन्च की है जो 100% इथेनॉल से चल सकती है। ठीक है, मतलब उसमें एथेनॉल ही केवल अगर डाला जाए तब भी वो पूरा पूरा रन करेगी। ठीक है, तो ये 2025 के टारगेट को रखते हुए, याद रखते हुए ये किया जा रहा है। ठीक ना? ये बातें समझ में आ रही है? चलो, एथेनॉल क्योंकि सस्ता भी होता है, और एथेनॉल का यूज करने से ना हम लोगों को उतने महंगे महंगे दामों में क्रूड ऑयल नहीं खरीदने पड़ेंगे, कच्चा तेल नहीं खरीदना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग कच्चा तेल खरीदते हैं, उसके बाद उसका रिफाइन करके बेचते भी हैं। तो लेकिन ध्यान रहे, कच्चा तेल बहुत ज्यादा मात्रा में कंज्यूम भी होता है इंडिया में, इसलिए भारत सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा लोड भी आता है। एथेनॉल का क्या फायदा है? एथेनॉल देखिए बनाते कैसे हैं? जो कच्चा चावल, टूटा हुआ चावल होता है, या फिर गन्ना गन्ना जब गन्ने का जब पेराई हो जाती है तो जो उसकी वो बचता नहीं है, जो मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल बाद में उससे बनता है। इसके अलावा जो फसलें खराब हो जाती हैं, जो पराली वगैरह बचते हैं खेतों में, इन सब से एथेनॉल बनाया जाता है। तो सोचो, ये सब चीजें हम लोग क्या करते हैं? फेंक देते हैं। और यानी कि समझ लो कि जो चीजें फेंक दी जा रही हैं उनसे ईंधन बना करके यूज किया जा रहा है। तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल और प्रॉफिटेबल है इंडिया के लिए, इसीलिए भारत जो है एथेनॉल के प्रति आगे बढ़ रहा है। एथेनॉल संयंत्र यानी एथेनॉल प्लांट्स वगैरह भी लगा रहा है, इसकी दिशा में काम कर रहा है। आगे,
किसके द्वारा विदेश मंत्रालय के तत्वाधान में नो इंडिया प्रोग्राम से संबंधित एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो दोस्तों विदेश मंत्रालय के तत्वाधान में अभी हाल ही में आकाशवाणी ने नो इंडिया कार्यक्रम का आयोजन किया। देखो यहाँ हिंदी में लिखने से ना थोड़ा सा अलग मतलब निकल जा रहा है। नो इंडिया प्रोग्राम मतलब नहीं इंडिया प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन नो एक्चुअली में ये है, ये वाला KNO वाला, यानी भारत को जाने वाला, भारत को जाने प्रोग्राम, नो इंडिया प्रोग्राम। ठीक है, तो नो इंडिया प्रोग्राम जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया विदेश मंत्रालय के द्वारा और आकाशवाणी के द्वारा। आकाशवाणी आप जानते हो ऑल इंडिया रेडियो के तहत आता है, AIR के तहत आता है। ठीक है ना, तो AIR के तहत जो ऑल इंडिया रेडियो आता है उसके द्वारा ये प्रोग्राम शुरू किया गया। ये इसका 67वां संस्करण है, बहुत पहले से ये किया जा रहा है आयोजित। एक्चुअली में इसमें क्या होता है, भारत को जानो एक प्रतियोगिता भी होती है और इस प्रतियोगिता में विजेता वगैरह भी घोषित किए जाते हैं। आप लोग भी अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें, और इसमें क्विज वगैरह टाइप से भी होता है, जीके क्वेश्चन वगैरह भी पूछे जाते हैं। बेसिकली नो इंडिया प्रोग्राम में 18 साल से 30 साल के आयु वर्ग के बीच में जो भी भारतीय हैं उनसे प्रवासियों के लिए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा एक सरकारी पहल आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन वगैरह किया जाता है भारत के बारे में कि भारत में क्या चीजें कहाँ पर हैं, कौन किसने क्या बनवाया। ठीक है ना, जैसे पूछ लिया जाएगा कि कोणार्क का मंदिर कहाँ पर स्थित है, किसने बनवाया, या ब्लैक पैगोडा किसे कहते हैं। ऐसे भी भारत के मतलब बहुत सारे चीजों के बारे में पूछा जा सकता है। तो इसकी शुरुआत 8 जनवरी 2014 से हुई थी। अभी तक बहुत सारे संस्करण इसके हो चुके हैं, 67वां इस बार वाला है। ऑल इंडिया रेडियो की बात करें तो 1936 में स्थापित हुआ था। प्रसार भारती इसकी ओनर है। प्रसार भारती आती है किसके अंतर्गत, ये आती है ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंतर्गत। इसके अलावा 13 फरवरी को यहाँ रेडियो बात आई है तो 13 फरवरी याद रखना, जब हम लोग राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं ना, भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू जी की जयंती के पर, उसी दिन हम लोग रेडियो दिवस भी मनाते हैं। ठीक है ना, वर्ल्ड रेडियो डे। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी? तो देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बन गई हैं गीतिका श्रीवास्तव। एक्चुअली में 1947 के बाद, यानी कि जब से पाकिस्तान बना हुआ है तब से आज तक हम लोगों ने कोई महिला रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान में नहीं भेजा है। देखिए अभी पाकिस्तान और इंडिया की सिचुएशन थोड़ा सा गड़बड़ चल रही है रिलेशन बीच में, तो जब गड़बड़ चल रही है तो इस वजह से वहां पर कोई अभी अपना उच्चायुक्त नहीं है। ठीक है, अपना कोई हाई कमिश्नर वहां पर नियुक्त नहीं है। तो ऐसे में जो सेकंड जो मोस्ट पद होता है ना, वो होता है कौन सा, चार्ज डी अफेयर। तो चार्ज डी अफेयर जो होंगी ये नियुक्त की गई हैं गीतिका श्रीवास्तव। ये आपको यहाँ पर दिख जाएंगी, ये है गीतिका श्रीवास्तव, तो ये वहां पर नियुक्त की गई हैं। ये इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर हैं, ये 2005 बैच की। ठीक है, तो चूंकि वहां पर कोई अभी हाई कमिश्नर नहीं है इसलिए सबसे बड़ा पद इन्हीं वाला बचता है, तो ये समझ लो सबसे ऊंचे पद पर हो गई वहां पर। तो भारतीय मिशन की प्रमुख ये बनने वाली पहली भी महिला भी है, क्योंकि वहां पर आज तक भारत ने कभी महिला नहीं भेजा है। उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर क्यों है पाकिस्तान, बताने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया है। चूंकि ब्रिटिश ने जहां जहां पर भी कभी ना कभी शासन किया था वो सभी कॉमनवेल्थ के हिस्सा हैं, और उन सभी जगहों पर उच्चायोग या कहें कि उच्चायुक्त नियुक्त किया जाता है, उच्चायोग बनाया जाता है। क्लियर है ना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हाई कमिश्नर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहली महिला से चीजें हम लोग फिर से रिवीजन करेंगे। गीतिका श्रीवास्तव जो है पाकिस्तान में भारतीय मिशन की पहली महिला प्रमुख बन गई हैं। सोनाली घोष काजीरंगा नेशनल पार्क में पहली महिला फील्ड निदेशक बनी है। कैप्टन अभिलाषा बराक ये भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी है। कमला हैरिस ये अमेरिका में भारतीय मूल की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। रितु खंडूरी उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर हैं। और ये क्वेश्चन देखो पूछा जाएगा रितु खंडूरी वाला। ठीक है ना, सेबी जो है इसकी अध्यक्ष हैं, पहली महिला अध्यक्ष है माधवी पुरीबुच, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। केतनजी ब्राउन जैक्सन अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अश्वेत महिला है मुख्य न्यायाधीश। सारा गिल जो है ये पाकिस्तान की पहली महिला ट्रांसजेंडर डॉक्टर हैं। क्लियर है ना, ये पहली महिला से रिलेटेड क्वेश्चन जो रिसेंट करंट अफेयर में आए हुए हैं, इनको याद रखना। आगे, भारत ने किस बैंक के साथ मिलकर दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो देखो भारत और एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक इसके द्वारा मिलकर के अभी इंडिया की राजधानी दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने की घोषणा हुई है। यानी एडीबी फंड करेगा, भारत सहयोग करेगा, भारत सरकार, और क्लाइमेट चेंज पर एक केंद्र स्थापित किया जाएगा जो दिल्ली में बैठ करके क्लाइमेट चेंज भारत में क्या कहाँ कहाँ पर हो रहा है, कहाँ पर ऐसे क्लाइमेट चेंज को लेकर के नुकसान हो रहे हैं, उन सब पर ये लोग काम करेंगे। इससे पहले अगर आपको याद हो 10-15 दिन पहले अभी मैंने आपको बताया था कि WHO ने सेंटर फॉर ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन इसकी स्थापना को मंजूरी दी है। ये भी भारत में स्थापित किया जाएगा। ये भारत में गुजरात के जामनगर में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है ना, और जो ट्रेडिशनल मेडिसिन मैंने आपको बताया था ना, जो अपना यहाँ आयुष मंत्रालय है जिसके तहत आयुर्वेदा, योग चिकित्सा, सिद्ध चिकित्सा, ठीक है, इन सबको
को लेकर के बढ़ावा भी दिया जा रहा है और भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और ये ऑलरेडी है भी वैसे इस ट्रेडिशनल मेडिसिन आप यही जानो, आयुर्वेद वगैरह, होम्योपैथी वगैरह, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर ये सेंटर स्थापित किया गया था। तो ये दो चीजें एक दूसरे से लिंक करके आप याद रख सकते हैं। एशियाई डेवलपमेंट बैंक की बात करें अगर, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी की, इसके 68 देश जो है ये मेंबर इसके 68 हैं। और मसात्सुगु अस्कावा जो हैं ये इसके अध्यक्ष हैं। मसात्सुगु अस्कावा जो हैं ये इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में, अस्कावा। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मनीला, फिलीपींस में। मनीला, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। आगे बढ़े। हाल ही में किसे ईटी लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अवार्ड में सम्मानित किया गया है एक्चुअली में। ईटी लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड में इनको सम्मानित किया गया है। ये नाम है इनका परमजीत सिंह। परमजीत सिंह जी को सम्मानित किया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड अभी दिया गया किसके द्वारा? ईटी के द्वारा। ईटी मतलब क्या? ईटी मतलब इकोनॉमिक टाइम्स, बहुत ही फेमस अखबार है, आप लोग जानते भी होंगे, बहुत बार इनकी आर्टिकल्स भी मैं लेता हूं यहाँ पर वीडियो में। तो इकोनॉमिक टाइम्स ने लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड अभी दिया। इसमें कई सारे टाइप के अवार्ड दिए गए एक्सीलेंस, लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड्स में, तो उसी में से एक अवार्ड ये पाए हुए हैं। इनको किसके लिए मिला है? इनको एक्सीलेंस इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल पार्ट्स, इसके लिए मिला है, ठीक है ना। तो एक्चुअली में ये वाला अवार्ड पाए हुए हैं परमित सिंह सूद जी, ठीक है। तो ईटी लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड में अभी अगर याद हो 2 दिन पहले मैंने बताया था एक और क्वेश्चन इसी का, मतलब यही अवार्ड्स का, तो ये क्वेश्चन छूट गया था इसलिए आज लिया गया है आपके लिए। मैंने आपको बताया था एटीएस होम क्राफ्ट, इनको इमर्जिंग डेवलपर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। तो ये अवार्ड इसी में दिया गया था, इसी समारोह में दिया गया था, ठीक है ना। उस दिन ही मैंने आपको बताया था कि बॉलीवुड की जो अभिनेत्री हैं राकुल प्रीत सिंह और वीरेंद्र सचदेवा, ये दोनों ने मिलकर के ये अवार्ड दिया था इस समारोह में, ठीक है। इकोनॉमिक टाइम्स का ये अवार्ड है। आगे बढ़ते हैं। 2023 में मिस वर्ल्ड के 71वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, भारत ना खूब मेजबानी पा रहा है। G20 की मेजबानी भारत ने किया इस बार, एससीओ की मेजबानी भारत ने किया इस बार, वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत ने किया इस बार क्रिकेट का, हॉकी विश्व कप का शुरुआत में ही मेजबानी किया भारत ने, ठीक है। और इसके बाद फिर अंडर 17 का फीफा जो महिला विश्व कप हुआ उसकी भी मेजबानी भारत ने किया। ये सारी मेजबानियां कर ही रहा था। इतने में मिस वर्ल्ड वाले कहे हम काहे पीछे रहे, हम भी भारत में मेजबानी कराएंगे। 71वां संस्करण जो है ये भारत के कश्मीर में आयोजित किया जाएगा, जम्मू कश्मीर में भारत में आयोजित किया जाएगा। इसकी घोषणा हो चुकी है। मिस वर्ल्ड आप जानते हो, अभी मैंने पीछे बात किया मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स वगैरह वगैरह की। तो यहाँ पर आज हम लोग केवल मिस वर्ल्ड को थोड़ा सा डेडिकेट करके जानेंगे। मिस वर्ल्ड की सीईओ हैं जूलिया एरिक मोरेली। इन्होंने घोषणा की है कि 71वें मिस वर्ल्ड इसका आयोजन जम्मू कश्मीर भारत में होगा। मिस वर्ल्ड की शुरुआत सबसे पहले हुई थी 1951 में। एक साल बाद मिस यूनिवर्स की स्थापना शुरू कर दी गई, यानी उसके बाद वो देना जाना शुरू हुआ। मिस वर्ल्ड में भारत का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, बहुत मतलब बहुत ही अच्छा। 6 बार अभी तक भारत ने ये खिताब जीते हैं, जो कि सबसे ज्यादा है, ठीक है। सबसे पहले 1966 में रीता फारिया ने जीता हुआ था। रिसेंट के पिछले कुछ अवार्ड्स की अगर बात करें तो दोस्तों 2017 में मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड जीता था। गलती से भी हरनाज कौर संधू मत बोल देना, क्योंकि वो मिस यूनिवर्स विजेता है, ठीक है ना, 2021 वाली। 2017 में मिस वर्ल्ड आया था भारत में मानुषी छिल्लर के नाम, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रियंका चोपड़ा 2020 में बनी थी। 2020 में ही लारा दत्ता बनी थी मिस यूनिवर्स और प्रियंका चोपड़ा बनी थी मिस वर्ल्ड, ठीक है। मिस यूनिवर्स में अगर बात करें तो 3 खिताब आ चुका है, मिस वर्ल्ड में 6 खिताब आ चुका है, ठीक है ना। पहला वाला वैसे ज्यादा पूछा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। परमाणु परीक्षणों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, परमाणु परीक्षणों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, पूछा जाता है ये। 29 अगस्त को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष परमाणु परीक्षणों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस, यानी इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। जो न्यूक्लियर टेस्ट होता है ना, उससे भी बहुत ज्यादा घातक परिणाम देखने को मिलते हैं। देखो, न्यूक्लियर टेस्ट का मतलब है कि हम किसी देश पर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन एक खाली जगह, एक वीरान जगह जाकर के टेस्ट करेंगे कि हाँ हमारा बम सही से काम कर रहा है कि नहीं। ये होता है न्यूक्लियर टेस्ट। 1945 में पहली बार किया गया था और उसके बाद उसका तो यूज भी कर लिया गया था 1945 में ही, लेकिन उसके बाद दोबारा और आगे ना यूज हो इसके लिए बहुत सारी ट्रीटी बनाई गई, बहुत सारी ट्रीटी साइन हुआ, कई सारे देशों ने अपने न्यूक्लियर वेपन कम करने शुरू किए, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे देश गुपचुप गुपचुप तरीके से टेस्ट करते रहे।
सैंक्शंस लगे। अमेरिका जो है ये बहुत चालाक था, सबसे पहले तो अपने पास भर भर के खूब टेस्ट कर लिया, खूब न्यूक्लियर हथियार बना लिया। उसके बाद कह रहा है कि अब एक ऐसा ट्रीटी बनाते हैं कि कोई और नया देश जो है वो परमाणु परीक्षण ना कर पाए, वो परमाणु वेपन ना बना पाए। इसी की देश में, इसी की लपेटे में इंडिया भी आ गया था। इंडिया पर भी बहुत सालों तक प्रतिबंध लगाए जाने की मतलब दबाव था, प्रेशर था, लेकिन गुपचुप तरीके से 1998 में अच्छे तरीके से भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। फिलहाल वो बात की बात है, यहां पर न्यूक्लियर टेस्ट करने की हम लोग बात कर रहे हैं। न्यूक्लियर टेस्ट से भी ना किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को तो नुकसान वैसे डायरेक्टली नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। अब जब न्यूक्लियर टेस्टिंग होती है तो उसमें न्यूक्लियर समझ लो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट तो नहीं मिलाए जाते हैं, लेकिन एक प्रकार से पूरा पूरा क्षमता का तो आकलन किया ही जाता है, कितना बड़ा विस्फोट होगा। ठीक है, तो रेडिएशन तो नहीं फैलेगा, लेकिन विस्फोट कितना बड़ा होगा इस बात का बहुत अच्छे तरीके से परीक्षण किया जाता है। उस विस्फोट की वजह से बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन बहुत खतरनाक होता है, तो इससे पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इसको इसको एक प्रकार से विरोध करने के लिए इसका अगेंस्ट एक दिवस बनाए जाने की घोषणा हुई। यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के 64वें सत्र में यह फैसला लिया गया कि अब से हम लोग एक दिवस मनाएंगे जिस पे अवेयर करेंगे दुनिया भर के लोगों को कि भैया आप लोग न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह बंद कर दो, ना करो। ठीक है ना, चलिए। तो 1945 में शुरुआत की गई थी न्यूक्लियर टेस्टिंग की। अब चूंकि अब अगस्त महीना बीत चुका है, तो अगस्त महीने का हम लोग सभी दिवस एक बार रिवीजन कर लेंगे फाइनल तरीके से, जिससे आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। देखिए, 1 अगस्त को मनाया गया वर्ल्ड लंग कैंसर डे, विश्व लंग कैंसर दिवस। 1 अगस्त को ही मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया, मैंने आपको बताया था। चूंकि 1 अगस्त को ही 2019 में केंद्र सरकार ने 3 तलाक कानून लाया था, 3 तलाक के खिलाफ कानून लाया था, जिसकी वजह से 1 अगस्त को ही मनाया जाने लगा मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। 3 तलाक को बैन किया गया था। 3 अगस्त भारतीय अंगदान दिवस, 6 अगस्त विश्व हिरोशिमा दिवस, 9 अगस्त विश्व नागासाकी दिवस। इसके अलावा 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और 9 अगस्त को विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस, 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस, 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस, 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। 14 अगस्त को विश्व विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस। इसके अलावा 13 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंडर्स डे, 15 अगस्त को 77वां स्वतंत्रता दिवस इस बार मनाया गया। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस, 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस, 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस राजीव गांधी जी की जयंती पर, 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, 26 अगस्त को महिला समानता दिवस, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, 29 अगस्त को खेल दिवस और 29 अगस्त को ही परमाणु परीक्षणों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 30 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस और 30 अगस्त को ही राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। क्लियर है ना? इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट है वो भी यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंग्लिश में भी आपको यहाँ पर मैटर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटाया? तो दोस्तों, श्रीलंका में बहुत ज्यादा उलटफेर चल रहा था पिछले साल, मतलब कि समझ लो 2022-23 उनके लिए बहुत ही खराब बीता है, लेकिन अब धीरे धीरे उभर रहा है श्रीलंका। तो वहां पर फीफा ने भी यहाँ पर मौके का फायदा उठाते हुए कहा कि बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं, एक सैंक्शन हमारी तरफ से भी। तो श्रीलंका पर इन्होंने बैन लगा दिया था, श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ पर, फुटबॉल फेडरेशन पर। अब वो बैन तत्काल प्रभाव से हटा लिया गया है, फीफा के द्वारा लगाया गया था। फीफा आप जानते हो ये फुटबॉल की एक संस्था है, समझ लो दुनिया भर में फुटबॉल वर्ल्ड कप वगैरह कराने के लिए जिम्मेदार संस्था है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1904 में की गई थी पेरिस में। देखो, मैं इसको बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन फिर भी कमेंट्स आते हैं, जो नए स्टूडेंट रहते हैं ना, तो वो कभी कभी चीजों को नहीं समझ पाते हैं जब मैं आगे जल्दी में कहकर निकल जाता हूं। मैंने उस दिन बताया था आपको कि इसकी स्थापना 1904 में हुई थी पेरिस में, है ना? तो एक लोग कमेंट कर रहे थे, सर इसमें ज्यूरिख में इसकी हेडक्वार्टर इसका है। बिल्कुल, ज्यूरिख में इसका हेडक्वार्टर है भाई, लेकिन स्थापित ये पेरिस में ही हुआ था। ठीक है ना, स्थापना पेरिस में हुआ था, हेडक्वार्टर इसका ज्यूरिख में है, स्विट्जरलैंड में। ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी मैंने लिख दिया हुआ है। इसके अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। ठीक है ना, तो स्थापना पूछी जाए तो पेरिस बताना, हेडक्वार्टर पूछा जाए तो ज्यूरिख बताना। ठीक है, तो फिलहाल श्रीलंका फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटा दिया गया है। फीफा आया है, तो फीफा के बारे में बात करें अगर, फीफा का वर्ल्ड कप जो हुआ था 2022 में, वर्ल्ड कप जो हुआ था 2022 में कतर में ये हुआ था, कतर में आयोजित हुआ था। और जीता किसने था? जीता किसने था? अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने ये खिताब जीत लिया। फीफा का अंडर 17 जो हुआ था, फीफा अंडर 17 का वर्ल्ड कप जो हुआ महिला वाला, उसको किसने जीता? उसको स्पेन ने जीत लिया।
किसने जीत लिया? स्पेन ने जीत लिया, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है ना? चलिए, तो ये तो थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। श्रीलंका देखोगे आप मैप में यहाँ मिल जाएगा। इसकी राजधानी दोस्तों होती है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी और कोलंबो भी होती है। यहाँ की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं रॉनिल विक्रम सिंघे। और बस हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। एमजेटी एजुकेशन का टेलीग्राम ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स आपको भेजे जाते रहते हैं और इसके अलावा ऑनलाइन फॉर्मेट में भी रिवीजन कराया जाता है। तो और पीडीएफ वगैरह भी आप पुरानी भी जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, ग्रुप में अवेलेबल है फ्री में। ठीक है। भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी मैंने पूछा था आपसे, तो ये कौन है? ये है दोस्तों कौन? ये है आईपीएल। आईपीएल, ठीक है ना। और पहली अगर पूछा जाए स्पोर्ट फ्रेंचाइजी तो चेन्नई सुपर किंग को माना गया कि पहली कोई टीम है वो चेन्नई सुपर किंग बनी थी। लेकिन वैसे देखा गया तो आईपीएल जो है ये पहली यूनिकॉर्न कंपनी भारत की बनी थी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया गया था कब? आज आपको क्या बताना है? असम का काजीरंगा नेशनल पार्क किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? इसके अलावा 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का, यहाँ बुद्ध है, आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पर, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ये आपको बताना है। ठीक है ना। महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था ये पूछा गया है। ठीक है ना। तो दोनों ही क्वेश्चन के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। और क्विज वगैरह आप एमजेटी ऐप पर प्राप्त कर पाओगे तो एमजेटी ऐप से क्विज वगैरह सॉल्व कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।